एवरीवन, और आज के इस इन डेप्थ डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है, जहां हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल परीक्षा पंडित। आज शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। BSED 51 मॉक प्रैक्टिस सेट का ऑडियो बुक डिस्कशन फॉर्मेट लॉन्च हो गया है। इसमें आपको मिलेगा 51 टेस्ट का ऑडियो डिस्कशन फॉर्मेट में सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट बुक्स PDF, प्रिंटेबल HD PDF विदाउट वाटरमार्क, डेली ट्रैकर शीट, कम समय में ज्यादा आउटपुट के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं होंगे, डिस्कशन फॉर्मेट में समझाए भी जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वाओ! तो जो लोग ALP CBT2 निमी पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही काम की चीज है। एकदम। और आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, ये पूरी तरह से उसी एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, एकदम 100% एग्जाम फोकस्ड। ग्रेट। तो ऋषभ, अगर कोई मशीन बिना किसी मोटर या गियर के इतनी पावर हैंडल करे तो सच में किसी जादू जैसा लगता है। हाँ, मतलब इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। वही ना। तो अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करें तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसे किस तरह की सप्लाई पर चलाया जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब क्या इसे हम घर के इन्वर्टर वाली बैटरी यानी DC सप्लाई पर चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और तुम जानती हो, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप है। ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई पर काम करता है। अच्छा, DC पर बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, DC पे ये काम ही नहीं करेगा। अगर तुमने गलती से भी इसे DC सप्लाई दे दी ना, तो इसकी वाइंडिंग तुरंत जल जाएगी। जल जाएगी? बाप रे, ऐसा क्यों? मतलब DC करंट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ट्रांसफॉर्मर बर्दाश्त नहीं कर पाता? देखो, इसका फंडा बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्मर काम करता है बदलाव पर। जो AC करंट होता है वो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, जिससे एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हाँ, AC में तो वेव्स होती हैं। बिल्कुल। लेकिन DC करंट एकदम सीधा और स्थिर होता है। जब कोई बदलाव ही नहीं होगा तो कोई इंडक्शन नहीं होगा। ओहो, मतलब करंट बस वाइंडिंग में ही फंस जाएगा। एकदम सही पकड़ा। करंट तार में ही फंसकर भयंकर गर्मी पैदा करेगा और तार जल जाएंगे। तो इसे काम करने के लिए करंट में उतार चढ़ाव चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि तुमने शुरू में बताया कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो शायद इसमें फ्रिक्शन से होने वाली एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती। बिल्कुल, कोई मूविंग पार्ट नहीं, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। अरे वाह! मानी जाती है। ये 95% से लेकर 99% तक की एफिशिएंसी पर काम करता है। 99% एफिशिएंसी, ये तो शानदार है। हाँ, ऊर्जा की हानि ना के बराबर होती है। और अगर एग्जाम के सवाल में आदर्श ट्रांसफॉर्मर यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिखा हो तो उसकी दक्षता तुम्हें 100% माननी है। ओके, आइडियल के लिए 100%। पर एक जगह में अक्सर कंफ्यूज होती हूँ। क्या? जब हम मोटर या जनरेटर की बात करते हैं तो पावर को हमेशा किलोवाट में मापते हैं, है ना? हाँ। पर ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा KVA में क्यों होती है? ये डाउट बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के बीच, और एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसे याद रखने के लिए ना एक बियर के ग्लास का उदाहरण सोचो। बियर का ग्लास? अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारे सामने एक गिलास है। गिलास में जो एक्चुअल लिक्विड है जिसे तुम पी सकती हो वो असली पावर है, यानी किलोवाट। ठीक है। और जो ऊपर झाग बन जाता है? हाँ, वो जो झाग है वो वेस्ट पावर है। अब पूरा ग्लास यानी लिक्विड और झाग मिलाकर जो टोटल कैपेसिटी बनी वो है KVA। ये एनालॉजी तो बहुत मस्त है। मतलब KVA टोटल कैपेसिटी है और किलोवाट वो पावर है जो असल में हमारे काम आ रही है। बिल्कुल। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर को नहीं पता कि तुम आगे कौन सा लोड लगाने वाली हो, हीटर लगाओगी या मोटर। हाँ, सही बात है। इसलिए वो अपनी टोटल कैपेसिटी KVA में बताता है। अब अगर तुम्हें KVA से वास्तविक शक्ति यानी किलोवाट निकालनी हो तो उसका सीधा सूत्र है किलोवाट बराबर KVA गुणा cos phi। cos phi? यहाँ cos phi क्या है? cos phi को हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर ही तय करता है कि टोटल KVA में से कितना हिस्सा असली किलोवाट बनेगा। ओके, ये फॉर्मूला अब याद रहेगा। किलोवाट इक्वल्स KVA इंटू cos phi। अब इसके अंदरूनी काम पर आते हैं। इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, है ना?
प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, 2 वाइंडिंग होती हैं। तो जब बिजली एक तरफ से घुसती है और दूसरी तरफ से निकलती है, तो क्या ये दोनों तार अंदर से किसी तरह आपस में जुड़े होते हैं? यही इस मशीन का असली मैजिक है, जिसे हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर प्रेरण यानी इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इंडक्शन। हाँ, इसमें मुख्य रूप से अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन और स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये कि इन दोनों कॉइल्स के बीच कोई भी सीधा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होता। रुको, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये तार आपस में टच नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ये तो कुछ मेरे वायरलेस फोन चार्जर जैसा लग रहा है। चार्जर के पैड से बिजली बिना किसी तार के मेरे फोन की बैटरी में चली जाती है। अरे वाह, बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल यही हो रहा है ट्रांसफार्मर में भी। अच्छा। जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो मुख्य सप्लाई से जुड़ी होती है, जहां से बिजली आती है। जब उसमें एसी करंट बहता है तो वो अपने चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस चुंबकीय ऊर्जा को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मतलब प्राइमरी कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगती है। एकदम। और फिर ये चुंबकीय फ्लक्स बीच के रास्ते से बहकर दूसरी तरफ रखी सेकेंडरी वाइंडिंग से टकराता है। ओके। जब ये बदलता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी तार को काटता है तो उस तार के अंदर भी बिजली पैदा हो जाती है और वो सेकेंडरी वाइंडिंग आगे तुम्हारे लोड से जुड़ी होती है। यानी ऊर्जा का जो पूरा ट्रांसफर है वो केवल और केवल इस चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से होता है। बिना तार जुड़े बिजली ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल, बिना तार जुड़े। अमेजिंग। अब जरा एग्जाम के पैटर्न पर वापस आते हैं। ट्रांसफॉर्मर को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो परीक्षा में इसके प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं? वर्गीकरण से ना सीधे सीधे कैटेगराइजेशन वाले सवाल आते हैं। हम इसे 5 मुख्य आधारों पर बांट सकते हैं। 5? हाँ। कौन कौन से? पहला है उपयोग के आधार पर। इसमें आते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो करंट और पोटेंशियल वाले आते हैं ना? हाँ। और दूसरा वर्गीकरण है वोल्टेज के आधार पर। इसमें स्टेप अप जो वोल्टेज बढ़ाता है और स्टेप डाउन जो वोल्टेज घटाता है। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन तो सबसे ज्यादा सुने हुए नाम है, और बाकी 3 क्या है? तीसरा है संरचना यानी कोर के आधार पर। इसमें कोर टाइप, शेल टाइप और बेरी टाइप आते हैं। ठीक है। चौथा है फेज के आधार पर, सिंगल फेज और 3 फेज। और 5वां है वितरण के आधार पर, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। वो जो हमारे मोहल्ले के खंभों पर लगा होता है ना? एकदम सही। इतने सारे प्रकार हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कई सारे पुर्जे भी होंगे। अगर हम एक टिपिकल ट्रांसफॉर्मर का पोस्टमार्टम करें तो इसके मुख्य हिस्से कौन कौन से निकलेंगे, मतलब जिन पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? अगर हम इसकी पूरी एनाटॉमी देखें तो 10 प्रमुख भाग होते हैं। मैं एक बार लाइन से नाम बता रहा हूं। हाँ, बताओ। 1 कोर, 2 प्राइमरी वाइंडिंग, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग, 4 मेन टैंक, 5 कंजर्वेटर, 6 ब्रीदर, 7 ब्यूकॉल रिले, 8 एक्सप्लोजन वेंट, 9 बुशिंग्स और 10 ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ओके, तो ये 10 पुर्जे हैं। सबसे पहले इसके दिल यानी कोर से शुरू करते हैं। मैंने पेपर्स में देखा है कि कोर के मटेरियल और उसकी मोटाई को लेकर बहुत सवाल आते हैं। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एक टर्म आता है एडी करंट। ये क्या होता है और कोर इसे कैसे रोकता है? देखो, जो कोर होता है ना वो लोहे के एक ठोस ब्लॉक से नहीं बनता। अगर हम एक ठोस ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो जब बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स उसमें से गुजरेगा तो वो कोर के अंदर छोटे छोटे गोल गोल करंट पैदा कर देगा। अच्छा। इन्हीं गोल घूमने वाले करंट्स को एडी करंट कहते हैं। जैसे पानी में भंवर बन जाते हैं वैसे ही लोहे के अंदर बिजली के छोटे भंवर बन जाते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी। और ये बिजली के भंवर कोर को भयंकर रूप से गर्म कर देते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। तो इसे रोकते कैसे हैं? इस एडी करंट की हानि को रोकने के लिए कोर को एक ठोस ब्लॉक की बजाय सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। अच्छा, मतलब ठोस ब्लॉक की जगह पतले पतले स्लाइस इस्तेमाल करते हैं ताकि उन छोटे भंवरों को घूमने के लिए जगह ही न मिले। बिल्कुल, उनका रास्ता ही काट दिया जाता है। और इन पत्तियों की मोटाई बहुत ही कम रखी जाती है। कितनी होती है इनकी मोटाई? एग्जाम के लिए ये आंकड़ा याद कर लेना। पत्तियों की मोटाई 0.25 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है। ओके, 0.25 से 0.5 mm। और उच्च गुणवत्ता के लिए इसमें CRGO तकनीक का उपयोग होता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। और इन सिलिकॉन स्टील के कोर के ऊपर ही वो कॉपर के तार लपेटे जाते हैं, है ना? हाँ, कॉपर की वाइंडिंग्स। लेकिन एक बात सोचो, 99% एफिशिएंसी के बावजूद
जब इतने हाई वोल्टेज पर लगातार करंट बह रहा है तो कॉपर वाइंडिंग और कोर तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल होते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही हवा में छोड़ दिया तो क्या वो पिघल नहीं जाएंगे? 100% वो गर्मी से पिघलकर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसी भयंकर गर्मी से बचाने के लिए वाइंडिंग और कोर को एक विशालकाय डिब्बे में पैक किया जाता है, जिसे हम मेन टैंक कहते हैं। अच्छा, तो मेन टैंक का ये काम है। हाँ, और इस टैंक को हम खाली नहीं छोड़ते, बल्कि एक खास तरह के तरल पदार्थ से पूरा भर देते हैं, जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। तो ये ऑयल सिर्फ ठंडा करने के लिए होता है, क्योंकि अगर साधारण तेल डालेंगे तो उसमें से तो खुद बिजली पास हो सकती है। इसीलिए ये कोई साधारण तेल नहीं होता। ट्रांसफार्मर ऑयल या तो मिनरल ऑयल होता है या फिर सिंथेटिक ऑयल। इसके 2 सबसे बड़े काम हैं। कौन कौन से? पहला, कूलिंग करना। मेन टैंक में जो कूलिंग ट्यूब्स लगे होते हैं, तेल उनके जरिए गर्मी बाहर निकालता है। और दूसरा सबसे अहम काम है इंसुलेशन देना। इंसुलेशन मतलब? तेल खुद एक दीवार बन जाता है ताकि करंट एक तार से दूसरे तार में स्पार्क ना करे। हाँ, तेल तारों के बीच में एक लेयर बना देता है। और तेल की इसी खूबी को नापने के लिए एक टर्म यूज होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एग्जामिनर सीधे पूछता है कि एक अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो इसका क्या आंकड़ा हमें एग्जाम के लिए याद रखना है? ऑयल के लिए तुम्हें ये 2 वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला, इस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV होनी चाहिए। 30 kV? हाँ, मतलब ये तेल 30,000 वोल्ट तक के झटके को बिना ब्रेकडाउन हुए बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरा है इसका फ्लैश पॉइंट, जो 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट वो तापमान है जिस पर तेल आग पकड़ सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। विज्ञान का बेसिक नियम है कि जब कोई भी लिक्विड गर्म होता है तो वो फैलता है ना? बिल्कुल। अगर मेन टैंक पूरा तेल से भरा है और लोड के कारण गर्मी बढ़ने पर तेल फैलेगा, तो वो टैंक को फाड़कर या ढक्कन तोड़कर बाहर क्यों नहीं गिर जाता? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका मैकेनिज्म बहुत स्मार्ट है। मेन टैंक के ठीक ऊपर एक छोटा ऑयल टैंक लगाया जाता है। इसे कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का ओवरफ्लो रिजर्व है। बिल्कुल। प्रक्रिया को समझो। जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है और तापमान 20 डिग्री से बढ़कर 95 डिग्री तक पहुंचता है, तो तेल फैलता है। मेन टैंक पूरी तरह सील होता है, इसलिए ये अतिरिक्त तेल एक पाइप के जरिए ऊपर कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। और जब ट्रांसफार्मर का लोड कम होता है और वो वापस ठंडा होता है, तब जब तेल ठंडा होता है तो वो सिकुड़ कर वापस नीचे मेन टैंक में आ जाता है। इस पूरे सिस्टम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मेन टैंक में तेल का स्तर हमेशा 100% पूर्ण बना रहे। वहां कभी हवा नहीं जानी चाहिए। हवा नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कंजर्वेटर से तेल नीचे आएगा तो ऊपर जो खाली जगह बनेगी वहां तो बाहर की हवा अंदर खिंचकर आएगी ना? हाँ, एकदम सही। और इसी प्रक्रिया को ट्रांसफार्मर का सांस लेना या ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। जब तेल सिकुड़ता है तो बाहर की हवा अंदर खिंचती है। लेकिन बाहर की हवा में तो नमी होती है। अगर वो नमी वाली हवा अंदर गई और तेल में मिल गई तो तेल की वो 30 kV वाली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो खराब हो जाएगी। पानी और बिजली का तो वैसे भी बैर है। तुम एकदम सही ट्रैक पर हो। इसी हवा की नमी को सोखने के लिए ही ब्रीथर का इस्तेमाल होता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ओके। और इसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल, वही जो नई पानी की बोतलों या जूतों के डिब्बे में छोटे पैकेट्स में आता है नमी सोखने के लिए। एकदम वही। जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो हवा इसी सिलिका जेल से होकर गुजरती है, जो सारी नमी सोख लेता है। अब एग्जाम में इस सिलिका जेल के रंगों से जुड़े बहुत सवाल आते हैं। रंगों का क्या लॉजिक है इसमें? इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। जो शुद्ध या सूखा सिलिका जेल होता है उसका रंग नीला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो हवा की नमी सोखता जाता है उसका रंग बदलकर गुलाबी या बैंगनी हो जाता है। तो जब वो गुलाबी हो जाता है मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म, तो क्या उसे फेंकना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। गुलाबी हो चुके सिलिका जेल को वापस नीला करने यानी उसकी पुनर्प्राप्ति के लिए उसे 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। गर्मी से उसकी नमी उड़ जाती है और वो वापस नीले रंग में बदल जाता है। ब्रीदर और कंजर्वेटर का प्रोसेस तो अच्छे से समझ आ गया। अब एक सिनारियो सोचते हैं। मान लो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भारी शॉर्ट सर्किट हो जाए और बहुत ज्यादा हीट के कारण तेल उबलने लगे। हाँ, ये बहुत डेंजरस स्थिति होती है। तो ऐसे अंदरूनी फॉल्ट से निपटने के लिए क्या कोई सुरक्षा तंत्र होता है? मैंने बुकोल रिले का नाम सुना है। बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर का सबसे अहम चौकीदार है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्पेसिफिक है। ये कंजर्वेटर टैंक
और मेन टैंक के बीच जो पाइप होता है उस पर लगाया जाता है। अच्छा, दोनों टैंक्स के बीच में? हाँ, और ध्यान रखना इसे सीधे नहीं बल्कि 9.5 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। और ये सभी ट्रांसफार्मर्स में नहीं लगता। इसका उपयोग केवल 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले बड़े ट्रांसफार्मर में ही होता है। 9.5 डिग्री का कोण, ये तो बहुत प्रिसिजन वाला काम है। और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? ये गैस या फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करता है? ये एक गैस संचालित सुरक्षा रिले है जिसमें फ्लोट मैकेनिज्म होता है। जब अंदरूनी फॉल्ट होता है तो तेल गर्म होकर गैस के बुलबुले बनाता है। ओके। ये बुलबुले बुकोल रिले में जमा होते हैं और फ्लोट को गिरा देते हैं, जिससे ये पहले अलार्म बजाता है। और अगर फॉल्ट बहुत गंभीर हो जाए तो ये तुरंत सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है, यानी सप्लाई काट देता है। लेकिन मान लीजिए भारी शॉर्ट सर्किट हो जाए और बुकोल रिले के ट्रिप होने से पहले ही अंदर प्रेशर कुकर की तरह गैस का भयंकर दबाव बन जाए, तब तो पूरा मेन टैंक बम की तरह फट सकता है। उसे फटने से बचाने के लिए ही तो एक्सप्लोजन वेंट काम आता है। एक्सप्लोजन वेंट? हाँ, ये बिल्कुल तुम्हारे प्रेशर कुकर की सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट के समय अत्यधिक गैस दबाव बनने पर यह टूट जाता है और गैस को बाहर निकाल देता है, जिससे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक फटने से बच जाता है। अच्छा, और इसके अलावा कोई और पुर्जा? इसके अलावा एक और भाग होता है बुशिंग्स। बुशिंग्स, ये वही चीनी मिट्टी जैसे लंबे लंबे खंबे होते हैं ना, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे होते हैं? हाँ, बुशिंग्स बाहरी सप्लाई तारों को जोड़ने के टर्मिनल हैं। हाई वोल्टेज बुशिंग्स आकार में बड़े होते हैं और लो वोल्टेज बुशिंग आकार में छोटे होते हैं। ट्रांसफार्मर की पूरी एनाटॉमी और सेफ्टी गार्ड्स तो शीशे की तरह साफ हो गए। अब बस एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, स्टेप अप बनाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनमें वोल्टेज और करंट का आपस में क्या संबंध होता है? इसे एक पानी की पाइप वाली एनालॉजी से दिमाग में बिठा लो। अगर तुम पाइप का मुंह दबाती हो, यानी स्टेप अप करती हो, तो प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन एक बार में निकलने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को घटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है लो एसी को हाई एसी में बदलना। इसका टर्न रेशियो 1 से अधिक होता है। इसके कनेक्शन सामान्यतः डेल्टा डेल्टा में होते हैं। तो इसकी ट्रिक यही है कि ये वोल्टेज बढ़ाता है लेकिन करंट घटाता है। एकदम। और स्टेप डाउन में इसका एकदम विपरीत होता है। मतलब वो हाई एसी को लो एसी में बदलता होगा। सही कहा। स्टेप डाउन हाई एसी को लो एसी में बदलता है। इसका टर्न रेशियो 1 से कम होता है। कनेक्शन सामान्यतः डेल्टा स्टार होते हैं। ये वोल्टेज घटाता है लेकिन करंट बढ़ाता है। ये लॉजिक बहुत सॉलिड है। इस पूरे डीप डाइव में हमने बहुत सारे टेक्निकल फैक्ट्स कवर किए हैं। अंत में क्या हम सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ टिप्स पर रहे? बिल्कुल। मैं तेजी से सारे आंकड़े दोहराता हूं। क्षमता व दक्षता 95 से 99%, रेटिंग केवीए में और केवल एसी पर कार्य करता है। ओके, और कोर निर्माण? कोर सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील का बना होता है। मोटाई 0.25 से 0.5 mm। सुरक्षा तंत्र के आंकड़े क्या क्या थे? बुकोल रिले 500 केवीए से अधिक में 9.5 डिग्री कोण पर, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी और फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस। और नमी नियंत्रण वाला सिलिका जेल? सिलिका जेल सूखा होने पर नीला और नमी युक्त होने पर गुलाबी होता है और इसकी पुनर्प्राप्ति का तापमान होता है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो आज हम अपना जो ALP CBT2 का नेमी पैटर्न पर आधारित डिस्कशन चल रहा था ना, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मास्टर गाइड का पार्ट 2 डिस्कशन है। हाँ, पार्ट 1 में हमने बेसिक्स कवर किए थे। राइट। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से एक लैमिनेटेड स्टील कोर होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं जो कि कॉपर कॉइल्स बनी होती हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली लोहे का कोर और तांबे की तार। लेकिन एक डाउट है मेरा, क्या सभी ट्रांसफार्मर्स अंदर से बिल्कुल एक ही आकार या डिजाइन के होते हैं? मतलब परीक्षा में इसके टाइप्स या प्रकार कैसे पूछे जाते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो, सभी ट्रांसफार्मर्स अंदर से सेम नहीं होते। PDF नोट्स के हिसाब से अगर चलें तो परीक्षा में सबसे पहले कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स का कंपैरिजन आता है। ओह, कोर और शेल, इनमें क्या टेक्निकल फर्क होता है? तो जो कोर टाइप होता है ना, उसमें हम LL या UI आकार की लैमिनेशंस का यूज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो कोर को बाहर से घेरती है, यानी योक और लिंब वाला हिस्सा अंदर होता है। अच्छा, वाइंडिंग बाहर होती है इसमें। एग्जैक्टली।
और क्योंकि वाइंडिंग बाहर है तो हमें बेटर इंसुलेशन लगाने की जगह मिल जाती है। इसलिए ये मेनली स्टेप डाउन एप्लीकेशंस और हाई केवीए रेटिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो शेल टाइप में इसका उल्टा होता होगा। बिल्कुल, शेल टाइप में हम EI आकार की लैमिनेशंस यूज करते हैं। इसमें कोर जो है ना वो वाइंडिंग को बाहर से घेर लेता है। इसे टेक्निकली सैंडविच डिस्क भी कहते हैं क्योंकि वाइंडिंग सैंडविच की तरह अंदर दबी होती है। सैंडविच डिस्क, ग्रेट। ये नाम एग्जाम्स में दिखता है काफी। ये यूज हो सकता है पर मेनली लो वोल्टेज केवीए के लिए बढ़िया होता है। समझ आ गया। लेकिन एक और डाउट है, अगर हमें बहुत ही भारी क्षमता या हेवी कैपेसिटी चाहिए और उसके साथ बेहतरीन कूलिंग भी करनी हो, तो क्या इन दोनों के अलावा कोई और डिजाइन भी आता है? अरे बिल्कुल आता है। वहां पर हम बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। बेरी टाइप असल में कोर टाइप का ही एक हाईली एडवांस्ड रूप है। बेरी टाइप, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? इसके जो लैमिनेटेड कोर होती है ना, वो किसी पहिए के तीलियों या स्पोक्स की तरह बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल शेप में होती है। इस डिजाइन की वजह से इसमें अनेक स्वतंत्र चुंबकीय पाथ्स यानी मल्टीपल मैग्नेटिक पाथ्स बन जाते हैं। ओह, मतलब हवा पास होने के लिए काफी जगह मिल जाती होगी। एग्जैक्टली। उसी वजह से इसकी कूलिंग उत्कृष्ट होती है। तो भारी क्षमता के लिए ये बेस्ट है। डिजाइन तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। हमारे घरों में और फैक्ट्रीज में जो ट्रांसफॉर्मर लगते हैं उनमें फेस का क्या चक्कर है? दोनों में फेस का अंतर कैसे काम करता है? तो देखो, इसको ऐसे समझते हैं। पहला होता है सिंगल फेज यानी 1 ये आमतौर पर हमारे घरों में 250 वोल्ट पर काम करता है। जब हम इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। यानी जो हमारे टीवी, रेडियो या इन्वर्टर में लगता है? हाँ, स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर, इन सब में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ही होता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो जहां बड़ी मशीन्स चलानी है, वहां 3 फेज यानी 3 ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है। राइट। तो क्या 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज से बिल्कुल अलग बनता है? नहीं, एसेंशियली ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स का एक ग्रुप होता है, या फिर एक ही साझा कोर मतलब शेयर्ड कोर पर तीनों वाइंडिंग्स का सेट लगा दिया जाता है। इसका उपयोग सीधा औद्योगिक और उच्च पावर सप्लाई में होता है। ओके, फेज क्लियर हो गया। पर अब एक और मेजर क्लासिफिकेशन होती है जो एग्जाम्स में आती है, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इनमें क्या फर्क है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रिड लेवल पर बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं उन्हें पावर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इनका कनेक्शन हमेशा डेल्टा डेल्टा यानी 3 वायर सिस्टम होता है और ये मुख्य रूप से स्टेप अप करने के लिए होते हैं। स्टेप अप करने के लिए इनकी कैपेसिटी कितनी होती होगी? इनकी क्षमता 500 kVA से अधिक होती है। और एक सबसे बड़ा टेक्निकल रूल या कॉन्सेप्ट याद रखना, ये हमेशा फुल लोड पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फुल लोड पर? हाँ, और इसीलिए इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, लगभग 96% से 99% तक। वेट, 99% एफिशिएंसी? लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। हमारे घर के बाहर जो खंबे पर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो तो 24 घंटे फुल लोड पर नहीं रहता। दिन में सब ऑफिस जाते हैं तो लोड कम हो जाता है। फिर उसकी एफिशिएंसी कैसे मापी जाती है? ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल पुशबैक है। जो खंबे पर लगा है ना, वो पावर ट्रांसफॉर्मर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो स्टेप डाउन होता है और इसका कनेक्शन 3 फेज डेल्टा स्टार होता है। डेल्टा स्टार? तो इसमें 4 तारे होंगी? बिल्कुल। इसमें R यानी रेड, Y से येलो, B से ब्लू और चौथा N यानी न्यूट्रल फेज निकलता है, जो हमारे घरों के लिए जरूरी है। अच्छा, और इसकी एफिशिएंसी का क्या कॉन्सेप्ट है फिर? इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनका आयरन लॉस कम से कम हो। क्योंकि लोड बदलता रहता है, इनकी एफिशिएंसी को हम ऑल डे एफिशिएंसी के रूप में मापते हैं, जिसका फॉर्मूला है आउटपुट किलोवोल्ट एम्पेयर इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय इनपुट किलोवोल्ट एम्पेयर इन 24 आवर्स। और पता है इसकी औसत दक्षता कितनी आती है? कितनी? सिर्फ लगभग 50%। ओह, सिर्फ 50%? ये तो पावर ट्रांसफॉर्मर से काफी कम है। हाँ, पर प्रैक्टिकल यूज के लिए यही बेस्ट है। अगर डिस्कशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अभी तक हमने 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर्स पढ़े जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग होती हैं। क्या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मर भी है जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग हो? हाँ, और उसे हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है।
इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। एक ही तार दोनों का काम कैसे कर सकती है? ये स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक दोहरा मार्ग या ड्यूअल पाथ होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कनेक्शन इंडक्टिव भी होता है और कंडक्टिव भी, दोनों तरीके से जुड़े होते हैं। अच्छा, कंडक्टिव कनेक्शन भी होता है, तो इसका आकार तो काफी छोटा होता होगा। एग्जैक्टली, वाइंडिंग आधी हो गई तो आकार में ये बहुत छोटा होता है। इसका उपयोग बूस्टर ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, वेरिएक और यहाँ तक कि इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी होता है। वाओ, एक सिंगल तार से इतने सारे एप्लीकेशंस। पर अगर मैं एक्सट्रीम हाई वोल्टेज और हाई करंट मापने की बात करूं तो वहां क्या यूज होता है? वहां आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। बड़ी लाइंस में हाई करंट और हाई वोल्टेज को सुरक्षित रूप से मापने के लिए इनका यूज होता है। ये दो तरह के होते हैं, सीटी और पीटी। तो सीटी या एक कैनिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ पहले। सीटी एसेंशियली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वेट, करंट मापने के लिए स्टेप अप? हाँ, क्योंकि ये करंट को घटाता है और वोल्टेज को बढ़ाता है ताकि मीटर सेफ रहे। इसका सेकेंडरी करंट आमतौर पर 5 एम्पेयर फिक्स होता है। इसका अनुपात यानी रेशियो 1:5 यानी 1.5 होता है। ओके, समझ गई। इसकी क्षमता हम VA यानी वोल्ट एम्पियर में मापते हैं, और जो इलेक्ट्रिशियंस टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर यूज करते हैं ना, उसमें सीटी ही लगा होता है। अच्छा, एक चीज मैंने नोट्स में देखी, सीटी वाले सेक्शन के पास एक बड़ी सी वार्निंग लिखी हुई थी। वो वार्निंग क्यों लिखी है वहां? वो बहुत क्रिटिकल है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला यानी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमेशा शॉर्ट सर्किट रखना चाहिए। शॉर्ट सर्किट? आमतौर पे तो हम शॉर्ट सर्किट से बचते हैं। सीटी के केस में अलग है। अगर सेकेंडरी को ओपन छोड़ दिया तो एक्सट्रीम हाई वोल्टेज इंड्यूस होगा जिससे ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए उसे शॉर्ट सर्किट करके सेफ रखा जाता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। और दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पीटी? पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसे भी VA में ही मापा जाता है। इसमें HV यानी हाई वोल्टेज साइड होती है, एक पोर्सिलेन इंसुलेटर होता है, स्टील टैंक और सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स होता है। ओके, तो मेरा डाउट ये है, क्या पीटी की सेकेंडरी को भी सीटी की तरह शॉर्ट सर्किट रखना पड़ता है? नोट्स में क्या लिखा है इस बारे में? रुको, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अगर PDF नोट्स में कहीं ऐसा लिखा है तो वो एक गंभीर त्रुटि है, क्रिटिकल करेक्शन है यहाँ पर। ओ, कैसा करेक्शन? पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। अगर किया तो हेवी करंट से ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसे हमेशा उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर के साथ ही जोड़ा जाता है। अच्छा, सीटी को शॉर्ट सर्किट रखना है और पीटी को कभी नहीं। ये डिफरेंस एग्जाम में पक्का गलती करवा सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब हम आते हैं अपने आखिरी मेजर सेगमेंट पर, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस और उनकी स्पेशल टेक्निक्स पर। PDF ऑर्डर में नेक्स्ट यही है। इसके 4 प्रमुख संयोजन होते हैं ना? हाँ, पहला है YY यानी स्टार स्टार कनेक्शन। ये उच्च वोल्टेज और छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए यूज होता है और इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है। दूसरा है डेल्टा डेल्टा। ये लो वोल्टेज ट्रांसमिशन सबस्टेशन के लिए और अनबैलेंस्ड लोड के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और तीसरा है स्टार डेल्टा। ये स्टेप डाउन कार्यों के लिए ट्रांसमिशन लाइन के सेकेंडरी सिरे पर लगता है। और चौथा है डेल्टा स्टार, जो स्टेप अप और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए लगता है ताकि हमें आउटपुट में 3 फेज 4 वायर सिस्टम मिल सके। ये चारों कनेक्शन समझ आ गए, पर एक फील्ड की प्रॉब्लम सोचो। अगर डेल्टा डेल्टा सिस्टम चल रहा है और उसमें कोई एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो क्या पूरी की पूरी सप्लाई रुक जाएगी वहां? यहीं पर एक स्मार्ट इंजीनियरिंग टेक्निक आती है जिसे VV या ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ये एक फेल सेफ मोड है। अगर एक ट्रांसफार्मर जल भी जाए तो केवल बचे हुए 2 ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 3 फेज सप्लाई को बनाए रखा जा सकता है। वेट, सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर से 3 फेज का आउटपुट? ये तो जादू है। लेकिन उनकी पावर पर तो असर पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। इस मोड में कुल केवी रेटिंग मूल डेल्टा डेल्टा क्षमता की केवल 57.7% रह जाती है। और ध्यान रहे, ये अपने बचे हुए दोनों ट्रांसफार्मर की कुल रेटिंग क्षमता का केवल 86.6% लोड ही सेफ तरीके से उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एकदम क्लियर नंबर्स हैं, 57.7 और 86.6। अच्छा, एक लास्ट डाउट,
क्या हम 3 फेज सप्लाई को डायरेक्टली 2 फेज में बदल सकते हैं? हाँ, और इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है उसे स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन कहते हैं। इसमें टी आकार में 2 विशेष ट्रांसफार्मर होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन ट्रांसफार्मर और दूसरे को टीजर ट्रांसफार्मर। मेन और टीजर, इसका इलेक्ट्रिकल रिजल्ट क्या निकलता है? इसकी सबसे मुख्य विद्युतीय विशेषता ये है कि आउटपुट में दोनों फेजेस के बीच बिल्कुल 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापन हो जाता है। तो आपका 3 फेज सक्सेसफुली 90 डिग्री 2 फेज में बदल गया। ये तो काफी बढ़िया ट्रिक है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो परीक्षा के लिए जाने से पहले अब मैं जल्दी से एक आखिरी क्विक मास्टर रिवीजन यानी चीट शीट रिकैप दे देती हूँ इन सभी मेन पॉइंट्स का। ध्यान से सुनना सभी। बिल्कुल, समरी सबसे जरूरी है। पावर ट्रांसफार्मर, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, 96 से 99% दक्षता, 500 kVA से ज्यादा क्षमता और हमेशा फुल लोड पर चलेगा। डन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार कनेक्शन और इसकी ऑल डे एफिशिएंसी 50% होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक वाइंडिंग होती है, सेल्फ इंडक्शन पे चलाता है जिसमें इंडक्टिव और कंडक्टिव दोनों मार्ग होते हैं। हाँ, और इंस्ट्रूमेंट वालों में? सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसकी सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट रखना है। वहीं पीटी एक स्टेप डाउन है जिसको कभी शॉर्ट सर्किट नहीं करना है। वीवी कनेक्शन में एक ट्रांसफार्मर खराब होने पर क्षमता 57.7% रह जाती है। और आखिर में स्कॉट यानी टीटी कनेक्शन 3 फेज को 2 फेज में बदलता है और 90 डिग्री का विस्थापन लाता है। ये दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। हमने पिछले पार्ट में स्टेप अप और स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया था, पर ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का रेशो तो एग्जैक्टली 1:1 होता है ना? मतलब 1:1? हाँ बिल्कुल, 1:1 रेशियो होता है। इसका मतलब है कि जितने टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में हैं, ठीक उतनी टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं, दोनों बराबर। तो यही मेरा सबसे बड़ा डाउट है एग्जाम के हिसाब से। अगर वोल्टेज बदल ही नहीं रहा है, मतलब जितना इन उतना आउट, तो इस ट्रांसफार्मर को लगाने का फायदा ही क्या है? ये तो बस पावर को वैसे का वैसा आगे भेज रहा है। देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है यार, पर देखो इसका मेन पर्पस वोल्टेज चेंज करना है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा काम है सर्किट को इलेक्ट्रिकली अलग करना। इलेक्ट्रिकली अलग करना मतलब कनेक्शन काट देना? सही पकड़ा। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई डायरेक्ट फिजिकल वायर नहीं जुड़ी होती। पावर इलेक्ट्रिकली नहीं बल्कि सिर्फ मैग्नेटिकली ट्रांसफर होती है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे 2 लोग एक बहुत मोटे कांच की दीवार के आर पार खड़े हैं और इशारों में बात कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट टच नहीं है पर मैसेज सामने वाले तक पूरा जा रहा है। एग्जैक्टली, कनेक्शन है पर फिजिकल टच नहीं है। तो अगर प्राइमरी साइड पर कोई मैसिव शॉर्ट सर्किट आता है या डेंजरस फॉल्ट होता है, तो वो शॉक उस कांच की दीवार यानी मैग्नेटिक गैप को पार करके लोड साइड तक नहीं जाएगा। ओह, समझ गई। जैसे अगर हम कोई मेडिकल इक्विपमेंट चला रहे हैं जहां सेफ्टी सबसे जरूरी है, वहां ये एक इनविजिबल सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। बिल्कुल, इंसान को और सेंसिटिव मशीन्स को फॉल्ट से बचाने के लिए। एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मेन लॉजिक क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और शॉक प्रिवेंशन। अच्छा, सेफ्टी तो मिल गई, पर एक चीज बताओ, जब पावर ऐसे हवा में मैग्नेटिकली ट्रांसफर होगी बिना वायर के, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ना? मतलब हीट तो बनेगी। हाँ, पावर ट्रांसफर होगी तो एनर्जी लॉसेस भी होंगे, और यहीं से ट्रांसफार्मर के सबसे बड़े दुश्मनों की एंट्री होती है, यानी लॉसेस। पर यहाँ ALP एग्जाम में बच्चे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में बहुत फंस जाते हैं, वो है फ्रिक्शन लॉस। वेट, फ्रिक्शन लॉस? पर ट्रांसफार्मर में तो कुछ घूमता ही नहीं है, तो फ्रिक्शन या घर्षण कैसे होगा? बस यही तो कैच है। ट्रांसफार्मर एक प्योरली स्टैटिक मशीन है। मोटर्स या जनरेटर्स के ऑपोजिट इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। तो जब कुछ घूम ही नहीं रहा है तो हवा या बेरिंग का फ्रिक्शन होना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। मतलब फ्रिक्शन लॉस हमेशा 0 होगा। तो बचे कौन से लॉसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस, राइट? सही, टोटल लॉस होता है आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। अब इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से समझना। पहले बात करते हैं आयरन लॉस की, जिसको कोर लॉस भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है? ये लॉस ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब चाहे तुम ट्रांसफार्मर पर कोई लोड लगाओ या उसको फुल लोड पर चला दो, ये फिक्स रहेगा। ये मोस्टली इनपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है।
इसीलिए टेक्निकल भाषा में इसे नो लोड लॉस भी कहते हैं। ओके, कांस्टेंट रहता है। पर मैंने प्रीवियस पेपर्स में देखा है कि इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस ना। इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ देखो, दोनों के मैकेनिक्स बिल्कुल अलग हैं। पहले एडी करंट की बात करते हैं। जब कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलती है तो उस लोहे के ब्लॉक के अंदर ही गोल गोल छोटी करंट्स घूमने लगती हैं, जैसे पानी में भंवर आते हैं ना, बिल्कुल वैसे। उनका तो कोई काम नहीं होगा ना, वो तो बस फालतू में गर्म करेंगी कोर को। एग्जैक्टली यार, वो करंट्स को यूजफुल काम नहीं करती, सिर्फ हीट बनाती हैं। इनकी मैच होती है W इक्वल्स BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। पर बचाव ज्यादा पूछते हैं। इनको रोकने के लिए हम ठोस लोहे की जगह कोर को पतली पतली शीट्स में काट देते हैं, जिनको लैमिनेशंस कहते हैं ना। हाँ, लैमिनेशंस। और एडी करंट ना इन शीट्स की मोटाई यानी थिकनेस के स्क्वायर के बराबर होती है। अच्छा, मतलब मोटाई आधी कर दी तो लॉस आधा नहीं होगा, बल्कि स्क्वायर होने की वजह से डायरेक्ट 1/4 हो जाएगा। वाह, ये तो जबरदस्त ड्रॉप है। सही। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ये हम CRGO सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड हीट निकलती है, उसको हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इसका फॉर्मूला WH इक्वल्स एटा BM पावर 1.6 F इंटू V होता है। बाप रे, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? कोई स्पेशल मटेरियल पूछते हैं एग्जाम में इसके लिए? हाँ, इसके लिए हम CRGO सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सिलिकॉन डालने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे हीट कम होती है, और CRGO से पार्टिकल्स को घूमने में कम एनर्जी लगती है। CRGO सिलिकॉन स्टील, दिमाग में बिठा लिया मैंने ये। तो ये थे आयरन लॉस वाले विलेंस जो फिक्स्ड थे। अब कॉपर लॉस के बारे में क्या फंडा है? कॉपर लॉस तुम्हारा वेरिएबल लॉस है यार। ये पूरी तरह से उस टाइम के लोड पर डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला है करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस यानी I²R। बाप रे, इसमें भी स्क्वायर है। मतलब अगर लोड डबल हुआ तो हीट डबल नहीं बल्कि अचानक से 4 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, और जैसे ही लोड बढ़ता है ये हीट इतनी तेजी से बढ़ती है कि डायरेक्ट वाइंडिंग्स के इंसुलेशन को जला सकती है। अच्छा ठीक है, लॉसेस तो समझ आ गए, पर इनको एक्चुअल में नापते कैसे हैं? मतलब पूरे शहर का लोड लगाकर थोड़ी ना हर नई ट्रांसफार्मर को टेस्ट करेंगे फैक्ट्री में। वहीं पर टेस्टिंग इंजीनियरिंग काम आती है ना। हमारे पास टेस्ट्स होते हैं। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट। ये स्ट्रिक्टली आयरन लॉस और नो लोड करंट निकालने के लिए होता है। तो इसमें करते क्या है? इसमें हम हाई वोल्टेज यानी HV साइड को पूरा खुला छोड़ देते हैं और लो वोल्टेज यानी LV साइड पर मीटर लगाकर रेटेड वोल्टेज देते हैं। पर एक मिनट, अगर आउटपुट साइड आगे से खुली है तो पावर जाएगी नहीं, करंट कैसे बहेगी? बस यही तो ट्रिक है। क्योंकि कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो ट्रांसफार्मर बस अपनी कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ही मामूली सी करंट खींचता है, मुश्किल से फुल लोड का 2 से 5%। ओ समझ गई, करंट इतनी कम है तो कॉपर लॉस वाला I²R तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट का स्क्वायर और छोटा होगा। सही कहा। तो उस वक्त मीटर जो रीडिंग बताता है वो 100% सिर्फ आयरन लॉस की होती है। और ठीक इसका उल्टा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसमें हम फुल लोड कॉपर लॉस नापते हैं बिना एक्चुअल हैवी लोड के। ये कैसे करते हैं? शॉर्ट सर्किट का नाम सुनकर ही डर लगता है। इसमें हम LV साइड को एक मोटे तार से डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं और HV साइड पर बहुत कम वोल्टेज देते हैं, सिर्फ 5 से 10% के आसपास। वेट, पर शॉर्ट सर्किट होने पर तो आग लग जाएगी ना अगर वोल्टेज दे दिया तो। सिर्फ 5-10% क्यों? क्योंकि आगे शॉर्ट है, मतलब वहां रेजिस्टेंस 0 है। तो बस 5-10% सप्लाई देने से ही वाइंडिंग्स में फुल कैपेसिटी का करंट दौड़ने लगता है। अगर ज्यादा वोल्टेज दिया तो सब जल जाएगा। अब क्योंकि वोल्टेज इतना कम है तो वोल्टेज पर डिपेंड करने वाला आयरन लॉस कंप्लीटली 0 हो जाता है। वाह क्या लॉजिक है, वोल्टेज कम तो आयरन लॉस गायब। तो इस बार मीटर सिर्फ प्योरली फुल लोड कॉपर लॉस बताएगा। एक टेस्ट से आयरन निकाल लिया, एक से कॉपर। बिल्कुल, लेकिन एक तीसरा सिचुएशन भी है। मान लो एग्जाम में पूछा कि एक ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम लोड पर एफिशिएंसी और टेम्परेचर राइज निकालना है बिना एक्चुअल बड़ा लोड लगाए, तो क्या करोगे? इसके लिए सम्पनर्स टेस्ट होता है ना, जिसका कोई अजीब सा दूसरा नाम भी है। इसको बैक टू बैक टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हमें 2 एकदम आइडेंटिकल यानी एक जैसे ट्रांसफार्मर्स चाहिए होते हैं। 2 क्यों चाहिए होते हैं इसमें? दोनों को इस तरह लूप में कनेक्ट करते हैं कि एक दूसरे को पावर दें, मतलब वो इलेक्ट्रिकली फुल लोड कंडीशन जैसा फील करते हैं बिना एक्चुअली उतनी एनर्जी बर्बाद किए।
हीट और एफिशिएंसी का पूरा हिसाब मिल जाता है इससे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हाँ दोस्तों, नोट्स और अपडेट्स के लिए चैनल और टेलीग्राम जरूर चेक कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग भी हो गई, अब लॉसेस और एफिशिएंसीज का फंडा क्लियर है, तो मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताओ। ग्रिड में लोग एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर की जगह कई सारे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स क्यों लगाते हैं पैरेलल में? इसको टेक्निकल भाषा में पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं और इसके 4 बहुत सॉलिड फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है रिलायबिलिटी, यानी भरोसा। मतलब अगर एक खराब हुआ तो? एग्जैक्टली। अगर एक बड़ा लगाया होता और उसमें फॉल्ट आता तो पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाता, पर पैरेलल में अगर एक फेल हुआ तो उसको हटा दो, बचे हुए सप्लाई चालू रखेंगे। दूसरा फायदा है मेंटेनेंस। बिना पावर कट किए किसी एक की सर्विस आसानी से की जा सकती है। सही बात है। और ट्रांसपोर्ट में भी आसानी रहती होगी ना? पहाड़ों पर छोटा वाला ले जाना ज्यादा आसान है एक बहुत बड़े के कंपैरिजन में। हाँ, ट्रांसपोर्ट तीसरा बड़ा फायदा है। और चौथा फायदा डायरेक्टली इनकी हाई एफिशिएंसी से जुड़ा है। रात में जब शहर में फैक्ट्रीज बंद होती हैं और लोड गिर जाता है तो हम ग्रिड में से 2 ट्रांसफॉर्मर्स को ऑफ कर देते हैं। अच्छा। ताकि जो चालू हैं वो फुल लोड के करीब चलें, क्योंकि वहां वो सबसे एफिशिएंट होते हैं। वेरी स्मार्ट। बिल्कुल। पर इन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स को एक साथ जोड़ने की 4 कंपलसरी शर्तें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहली शर्त है समान वोल्टेज रेशियो होना चाहिए दोनों का। अगर वोल्टेज थोड़ा अलग हुआ तो क्या दिक्कत होगी? दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस से एक भारी सर्कुलेटिंग करंट पैदा होगी जो बिना किसी लोड के ही उन्हें ओवरहीट करके जला देगी। दूसरी शर्त है समान पर यूनिट इंपीडेंस होना जरूरी है ताकि दोनों अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोपोर्शनली लोड शेयर करें। और तीसरा क्या है? तीसरा है समान पोलैरिटी, यानी सेम पोलैरिटी। पॉजिटिव को हमेशा पॉजिटिव से ही जोड़ना पड़ेगा। अगर रिवर्स में कनेक्ट किया तो डेड शॉर्ट सर्किट और सीधा ब्लास्ट होगा। बाप रे। और चौथी शर्त जिसको सबसे क्रिटिकल मानते हैं वो कौन सी है? सबसे क्रिटिकल और नॉन नेगोशिएबल शर्त है सेम फेज सीक्वेंस। मतलब RYB फेजेस एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। अगर फेज सीक्वेंस बदल गया तो उनमें डायरेक्ट 120 डिग्री का लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट होगा। अब मतलब बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, तेल वगैरह में आग लग सकती है वहां। एग्जैक्ट वैसा ही होगा। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर्स की सारी कनेक्शंस बहुत केयरफुली प्लान करनी पड़ती हैं। एक और ऐसी चीज है वाइंडिंग की संरचना। स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर्स में LV यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग को लोहे की कोर के सबसे पास क्यों लपेटते हैं? एग्जाम में पूछते हैं ये रीजन। ये मैं गेस कर सकती हूँ, शायद इंसुलेशन का खर्चा बचाने के लिए होता होगा। 100% करेक्ट। जो कोर होती है वो ग्राउंड से जुड़ी होती है। अगर हाई वोल्टेज वाली वाइंडिंग को सीधे कोर पर रख दिया तो शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए वहां बहुत ही हैवी और महंगा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। और LV वाइंडिंग का वोल्टेज वैसे ही कम है तो वो कोर के पास रखने पर सस्ते और पतले इंसुलेशन से भी ठीक चल जाएगी। सही लॉजिक, पैसे बच जाते हैं इससे। पर एक ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जो इस पूरे स्टैंडर्ड कोर वाइंडिंग कॉन्सेप्ट को ही पलट देता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसे हम वेरिएक भी कहते हैं। ओ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या अलग है? इसमें 1 और 2 वाइंडिंग्स का चक्कर ही नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। हम बस उस एक कॉइल में अलग अलग जगह से टैपिंग्स निकाल लेते हैं। वेट, एक ही कॉइल होती है तो फिर अपना वो कांच की दीवार वाला आइसोलेशन कॉन्सेप्ट कहाँ गया जो हमने शुरू में बात की थी? बस वही तो ट्रेड ऑफ है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सर्किट इंडक्टिवली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरह से डायरेक्ट जुड़ा होता है। इसमें किसी तरह का फिजिकल आइसोलेशन नहीं होता है। अच्छा, मतलब नो इनविजिबल सेफ्टी शील्ड। पर इसका यूज फिर होता क्यों है? क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है और हैवी कॉपर बचा लेता है। इसे वहां यूज करते हैं जहां 8 से 10% वोल्टेज स्मूथली कम या ज्यादा करनी हो, जैसे टेस्टिंग लैब्स में रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, लैब्स वगैरह में नॉब घुमाने के लिए। ठीक है। अब लोड की वजह से हम कंटिन्यूअसली हीट की बात कर रहे हैं, तो जो हीट इतनी खतरनाक दुश्मन है उसको ट्रांसफॉर्मर ठंडा कैसे करता है? कूलिंग मेथड्स क्या हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, कैपेसिटी यानी रेटिंग के हिसाब से कूलिंग चेंज होती है। अगर 25 kVA तक का ट्रांसफॉर्मर है जैसे छोटा वाला, तो वहां हम बस नेचुरल कूलिंग यूज करते हैं। नेचुरल हवा से ठंडा हो जाता है। और उससे बड़े वालों के लिए जैसे कॉलोनीज में होते हैं 2 MVA तक की रेंज में हम ऑयल कूलिंग यूज करते हैं। टैंक में स्पेशल मिनरल तेल भरा होता है जो अंदर की गर्मी सोखता है और टैंक के बाहर आके ठंडा होता है। अगर 2 MVA से भी बड़ा है तो तेल में पाइप्स डालकर ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग लगाते हैं। और जो ग्रिड वाले मैसिव ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं 30 MVA वाले,
वो तो तेल से भी ठंडे नहीं होते होंगे। उनके लिए OFF मेथड लगता है, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। बड़े बड़े हैवी पंप्स जबरदस्ती तेल को पाइप्स में दौड़ाते हैं और बाहर से बड़े पंखे फोर्स के साथ हवा मारते हैं। उनके लिए कोई डेंजर लिमिट भी सेट होती होगी ना टेम्परेचर की, जहां पहुंचे तो वार्निंग मिले? हाँ, लिमिट फिक्स्ड है। 140 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। वहां पर टेम्परेचर गेज लगाना कंपलसरी होता है। एक और ट्रिकी डाउट है, एग्जाम सीरीज में पढ़ा था मैंने, हम दुनिया के सारी मोटर्स की रेटिंग किलोवाट यानी kW में देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग हमेशा kVA या MVA में क्यों देती है, kW में क्यों नहीं? हाँ, ये एक्चुअली एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखो, कंपनी मोटर बनाती है तो उन्हें लोड का बिहेवियर पता है, पर जो ट्रांसफॉर्मर बनाता है उसे नहीं पता कि कस्टमर लोड कैसा लगाएगा। एपरेंट पावर का फंडा है यहाँ। मतलब प्रोड्यूसर को पावर फैक्टर थोड़ी पता है सामने वाले का। सही कहा, प्रोड्यूसर को पावर फैक्टर का कोई आइडिया नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर के कॉपर लॉसेस डिपेंड करते हैं टोटल करंट पर, और आयरन लॉसेस होते हैं वोल्टेज पर। तो इनका टोटल सिर्फ उनके मल्टीप्लिकेशन पर ही आएगा ना, यानी V/I। अच्छा, और V/I को ही kVA बोलते हैं, जिसमें लोड का पावर फैक्टर गुणा नहीं हुआ होता है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी सिर्फ एपरेंट पावर में ही बताई जा सकती है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा एक और रूल रट लो एग्जाम के लिए, साइज और फ्रीक्वेंसी का गोल्डन नियम। किसी भी ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ट्रांसफॉर्मर का फिजिकल साइज छोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए हम एयरक्राफ्ट्स या सबमरीन्स में आम 50 हर्ट्ज की जगह 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम यूज करते हैं, ताकि ट्रांसफॉर्मर ड्रास्टिकली छोटा और हल्का हो जाए, क्योंकि वहां वजन बहुत मैटर करता है। एक और पॉइंट फेस कनेक्शन का है। 3 फेज में हम स्टार डेल्टा को बदलकर फ्लेक्सिबल सिस्टम बना सकते हैं। ये तो बहुत वेल कनेक्टेड पॉइंट्स थे। चलो पूरे सेशन के फैक्ट्स अब हम रिवाइज कर लेते हैं गोल्डन पॉइंट्स के थ्रू। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से बताओ। गोल्डन पॉइंट नंबर 1 है कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ AC सप्लाई पर काम करता है। अगर गलती से उसमें DC कनेक्ट किया तो प्राइमरी वाइंडिंग तुरंत एक शॉर्ट सर्किट बनेगी और पूरी तरह जल जाएगी। तो प्योरली AC बेस्ट होता है ये। दूसरा गोल्डन पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बदल सकता है पर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं बदलता। ओके, फ्रीक्वेंसी नॉन वेरिएबल है। तीसरा पॉइंट एग्जाम में आता है HT पर। HT यानी हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर्स का यूज सिर्फ 15,000 kVA या उससे हेवी ड्यूटी स्टेशंस पर होता है। वहां लो रेटिंग काम नहीं करती। चौथा, तो पैरेलल ऑपरेशन से जुड़ा है, जहां ध्रुवता यानी पोलैरिटी बराबर होना कंपलसरी था, वरना भयंकर धमाका और अग्निकांड हो जाता। तुम्हें एकदम मस्त याद हो गया। और अब लास्ट और 5वां गोल्डन पॉइंट करंट ट्रांसफॉर्मर के रिस्क से जुड़ा है। सीटी को चालू लाइन में कभी भी सेकेंडरी साइड से खुला यानी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं अक्सर कंफ्यूज करती हूँ, खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए सेकेंडरी को सीटी के मामले में? देखो, सीटी में पीछे से सारी लाइन करंट आ रही होती है। अगर हम सेकेंडरी खुला छोड़ दें तो अपोजिंग फ्लक्स गायब हो जाएगा और करंट पूरे जोर से कोर को मैग्नेटाइज करने लगेगा। इससे ओपन सेकेंडरी टर्मिनल्स पर हजारों वोल्ट का फेटल EMF पैदा हो जाता है। और बाप रे, मतलब वहां खड़े इंसान को तो सीधा जानलेवा झटका लगेगा ना, और ट्रांसफॉर्मर भी फट जाएगा एक्सट्रीम वोल्टेज की वजह से। 100%। सेफ्टी पॉइंट से ये सबसे जरूरी रूल है सबस्टेशन पर काम करने वालों के लिए। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। डेली रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQ लगाइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोकस्ड रहिए और सिलेक्शन के लिए मेहनत